A very good morning, dear students. Again हम मिल रहे हैं PhD कोर्स वर्क रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट CW101 के लिए। मैं डॉक्टर रैयान मुंशी फ्रॉम मोनार्क यूनिवर्सिटी। हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है एंड व्हाट इज़ द कंक्लूज़न। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काई-स्क्वायर टेस्ट। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट क्या है? What is the use of chi-square test in real life application, in real life problem? Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड पढ़ा था, उसमें हम क्या स्टडी कर रहे थे, कब वो मेथड अप्लाई करनी है। तो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम कंक्लूड कर रहे थे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड से। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे काई-स्क्वायर टेस्ट में दो वेरिएबल रिलेटेड है या नहीं, हमें वो चेक करना है। ठीक है, तो दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन। जो डेटा हमारे पास है वो डेटा का यूज़ करके दो वेरिएबल रिलेटेड है या नहीं, ये हम ये मेथड से जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये काई-स्क्वायर टेस्ट फॉर आवर रिसर्च। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टेबल, वो क्वेश्चन है। मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेटा हमारे पास है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। इसे क्या कहते हैं हम? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक्चुअली दो वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल जो अपर कॉर्नर में लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सिमिलरली मैरिटल स्टेटस यानी वेरिएबल वाई, अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स्ड एंड विडो। ठीक है, तो हमें ये जो दो वेरिएबल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज एक्स एंड मैरिटल स्टेटस यानी वाई, ये दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं, यूजिंग दिस गिवन डेटा हमें फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में यानी टेबल में जो लोअर कॉर्नर में 300 लिखा हुआ है, लोअर कॉर्नर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 300 पर्सन का डेटा है, 300 लोगों का डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो फर्स्ट जो नंबर है 18, वो क्या है वो हम समझते हैं। देन आउट ऑफ 300 18 पर्सन ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिडिल स्कूल तक का है और वो अनमैरिड है। उसके नीचे डिजिट है 12, वो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 300 12 पर्सन ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिडिल स्कूल तक का है और वो मैरिड है। सिमिलरली उसके नीचे हैं 6 का मतलब क्या होगा कि आउट ऑफ 300 पर्सन 6 पर्सन ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिडिल स्कूल तक का है और वो डिवोर्स है। एंड लास्ट डिजिट इज 3। आउट ऑफ 300
3% ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिडिल स्कूल तक का है और वो विडो है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम मैंने आपको समझा दिया कि ये डिजिट है क्या। और लास्ट जो है 39 वो फर्स्ट कॉलम का सम है, 18 + 12 + 6 + 3 दैट इज 39। ठीक है, ऐसे ही चलो हम समझ लेते हैं पीएचडी की कॉलम, यानी फिफ्थ कॉलम। तो फिफ्थ कॉलम में यानी सेकंड लास्ट कॉलम में जो 6 डिजिट है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो आउट ऑफ 300% 6% ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीएचडी तक का है, यानी डॉक्टरेट है, और वो अनमैरिड है। सिमिलरली 21 डिजिट क्या डिनोट कर रहा है, तो आउट ऑफ 300 21% का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्टरेट तक का है और वो मैरिड है। सिमिलरली आउट ऑफ 300 3% ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्टरेट तक का है और वो डिवोर्स है। सिमिलरली लास्ट 3, और वो जो कॉलम है उसका अगर हम सम करते हैं तो वो होगा 33। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में रो वाइज टोटल किया हुआ है और कॉलम वाइज टोटल किया हुआ है। यानी जो रो वाइज अगर हम देखें तो 90 का मतलब ये है फर्स्ट रो का लास्ट डिजिट, 90 का मतलब ये है 18 + 36 + 21 + 9 + 6 = 90। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब मेन जो व्हाट इज इनपुट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो ये जो 2 वेरिएबल मैंने अभी बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर x अज्यूम कर ले और मैरिटल स्टेटस को अगर y अज्यूम कर ले, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं, वो हमें फाइंड करना है यूजिंग दिस गिवन डेटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो हम एग्जाम्पल में ही मेथड्स जो है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना होगा नल स्पेस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए तो नल हाइपोथेसिस मीन्स व्हाट, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि किसी बंदे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर तक का है, तो वो डिपेंडेंट होगा उसके मैरिटल स्टेटस से। तो ऑब्वियस हमारे अंदर से ये सोच आएगी कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। कोई बंदे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उसके मैरिटल स्टेटस से थोड़ी डिपेंडेंट होगा। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमारी सोच है, दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। देख लीजिए आप, नल हाइपोथेसिस हमें लिखना है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी नल हाइपोथेसिस क्या है, क्वेश्चन पढ़ने से बाय डिफॉल्ट हमारी जो सोच आती है दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का डेफिनेशन है ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का अपोजिट means there is a significant relation between the marital status and educational qualification। तो फाइनली ये एग्जाम्पल जब कंप्लीट होगा तो दोनों में से एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, या तो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो वो हम देख लेते हैं 1 by 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट लेवल। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हमें ये जो लेवल है वो 0.05 यानी 5% दिया हुआ है। कई बार सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.01 यानी 1% यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम 5% यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंस लेवल 5% यूज़ करना है। चलिए वो कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू।
उसे बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। चलिए वो मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू या तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जो 18 नंबर दिख रहा है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 18 नंबर, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे? तो रो टोटल 18 में, 18 वाली रो में टोटल देख लीजिए आप, 90 है, 90, तो रो टोटल हुआ 90। 18 वाली कॉलम में लास्ट देख लीजिए, कॉलम टोटल वो हुआ 39। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रांड टोटल यानी 300। डियर स्टूडेंट्स, अगेन 18 का मुझे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए 18 का, तो 18 के सामने जो रो है उसका टोटल यानी रो टोटल वो 90 हुआ, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है कॉलम टोटल से, यानी 18 वाली कॉलम का लास्ट डिजिट 39। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 39 इंटू 90 होल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल देख लीजिए आप, लोअर कॉर्नर में लिखा हुआ है 300, यानी 39 इंटू 90 डिवाइड बाय 300, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 18। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख लो आप, ये लिखा हुआ है 90 इंटू 39 डिवाइड बाय 300, तो उसका आंसर है 11.7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही हम सेकंड देख लेते हैं। 36 का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? तो 36 के लिए रो टोटल तो सेम रहेगा 90, कॉलम टोटल चेंज हो जाएगा 90 अगेन, यानी 90 इंटू 90 होल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 300, तो उसका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम। 21 के लिए हम रो वाइज चलते हैं। ठीक है, 21 के लिए क्या होगा? रो टोटल यानी 90, 21 के लिए कॉलम टोटल यानी 84, यानी 84 इंटू 90 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल यानी 300, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 25.2। आप ये जो डेटा है डियर स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेटर यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मास्टर का देख लेते हैं। 9 के लिए तो अगेन रो टोटल 90, कॉलम टोटल हुआ 54, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 54 इंटू 90 होल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 300, तो आपको मिल जाएगा 16.2। सेम फॉर पीएचडी, तो वो आपको मिल जाएगा 9.9। वैसे ही ये सभी डेटा आपको कैलकुलेट करने हैं यूजिंग कैलकुलेटर। डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन में दिया हुआ जो डेटा है वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसे बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और हमने जो फाइंड किया वो है कैलकुलेटेड वैल्यू या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं इसे। अब हमें ये डेटा जो है वो यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो नेक्स्ट टेबल हमें बनाना है। ये जो टेबल है उसमें फर्स्ट कॉलम दैट इज ओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वैल्यू। सेकंड कॉलम होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ई, यानी हमने जो अभी टेबल कैलकुलेट किया दैट इज ई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कॉलम है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओ माइनस ई, यानी फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम। फोर्थ कॉलम कैसे निकालनी है? तो फोर्थ कॉलम इज स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, सिंपल, यानी जो थर्ड कॉलम है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, और फिफ्थ कॉलम, लास्ट जो कॉलम है वो फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम, देख लीजिए आप,
फिफ्थ कॉलम मीन्स फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम, यानी स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलिए टेबल आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब फर्स्ट कॉलम में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखी हुई है वो कहाँ से लिखी है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट 5 डिजिट कौन से है, 18, 36, 21, 9 और 6, ठीक है। तो वो हमने क्वेश्चन में से लिया हुआ है। देखिए 18, 36, 21, 9 एंड 6 फर्स्ट रो, यानी यहाँ पे जो 4 रो लिखी हुई है वो वहाँ पे एज ए कॉलम लिखनी है। फर्स्ट रो कॉलम में लिखनी है 18 से लेके 6 तक, फिर सेकंड रो 12 से लेके 21 तक वो भी फर्स्ट कॉलम में लिखना है कंटिन्यू। सेम वे थर्ड रो जो है अगेन कंटिन्यू कॉलम में लिखना है, यानी टोटल जो है 20 एंट्री हो जाएगी, है ना। फर्स्ट रो में कितनी एंट्री है 5, वैसे 4 रो है तो टोटल एंट्री हो गई 20 फर्स्ट कॉलम में। देख लीजिए आप, देख लीजिए, यानी फर्स्ट जो कॉलम है ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो आपको यस तो जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो क्वेश्चन से ही मिलेगी। क्वेश्चन में जो रो में डेटा दिया हुआ है रो में, वो यहाँ पे कॉलम में लिखना है। सभी जो रो है वो यहाँ पे कॉलम में लिखनी है। तो टोटल 20 एंट्री मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू की मिलेगी, ठीक है। वैसे ही मुझे सेकंड कॉलम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू वो यहाँ से मिलेगी। देख लीजिए अगेन जो फर्स्ट रो है एक्सपेक्टेड वैल्यू की जिसमें 5 एंट्री है 11.7, 27, 25.2, 16.2 और 9.9 वो हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया है। देखो 11.7 से लेके 9.9, तो ये फर्स्ट रो हो गई एज ए कॉलम। सिमिलरली जो सेकंड रो है 19.5 से लेके 16.5 वो देख लीजिए अगेन कॉलम में लिखा हुआ है। 9.9 के बाद 19.5 से 16.5। डियर स्टूडेंट समझ गए आप लोग कि जो रो में डेटा है वो एज ए कॉलम में लिखना है। तो वैसे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉलम मिल जाएगा, यानी फर्स्ट 2 कॉलम हमें पहली कॉलम क्वेश्चन से मिलेगी, सेकंड कॉलम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू वो हमने जो अभी कैलकुलेट किया वहाँ से मिल जाएगी। चलिए थर्ड कॉलम मैंने बताया कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। देख लीजिए फर्स्ट डिजिट 18 है और माइनस 11.7 तो वो मिल जाएगा आपको 6.3। वैसे ही 36 माइनस 27 तो वो मिल जाएगा 9। तो आपको ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। फोर्थ कॉलम में क्या करना है, तो थर्ड कॉलम का स्क्वायर कर देना है, यानी ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डिजिट क्या है 6.3, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 39.69। वेरी इजी। और लास्ट जो कॉलम है फिफ्थ कॉलम वो कैसे मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, 39.69 जो है उसको डिवाइड कर दो 11.7 से, यानी फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम आपको मिल जाएगा 3.39 फिफ्थ कॉलम। ठीक है, ऐसे ही पूरा टेबल जो है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब लास्ट देख लीजिए, लास्ट में लोअर कॉर्नर में लिखा हुआ है बोल्ड और लार्ज अक्षर से 23.57। उसका मतलब ये है कि जो फिफ्थ वाली कॉलम है वो सभी नंबर का यहाँ पे सम किया हुआ है 23.57। तो ये जो है वो काई स्क्वायर का वैल्यू है। काई स्क्वायर का डेफिनेशन ही यही है कि समेशन ऑफ फिफ्थ कॉलम यानी समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, यही है काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू। देख लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है 23.57। ठीक है, चलिए तो हमारा एम ये था कि काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लिया जाए
और अब नेक्स्ट एम है काई स्क्वायर का टेब्यूलर वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है उससे हमें कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अवर एम इज टू फाइंड आउट टेब्यूलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। उसके पहले मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है बहुत इजी है, कॉलम -1 मल्टीप्लाई विथ रो -1। तो यहाँ पे हमें पता है क्वेश्चन में कॉलम कितना दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में तो 5 कॉलम दिया हुआ है। मिडिल स्कूल नंबर 1, हाई स्कूल नंबर 2, बैचलर नंबर 3, मास्टर नंबर 4 और पीएचडी नंबर 5। ठीक है, तो कॉलम कितना दिया हुआ है 5। सिमिलरली रो कितना दिया हुआ है याद रखना है मुझे, कॉलम 5 है और रो है 4। अनमैरिड की पहली रो, मैरिड सेकंड रो, डिवोर्स थर्ड रो और विडो फोर्थ रो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फॉर्मूला है उसमें 5 - 1 इंटू 4 - 1, बिकॉज कॉलम 5 है और रो 4 है, तो फाइनली 4 इंटू 3 आंसर मिल जाएगा 12। तो बहुत इजी, कॉलम चाहिए मुझे और रो चाहिए, वहाँ से मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है 12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 0.05। तो बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल वो दोनों का यूज़ करना है, और मेरे पास ये ऑलरेडी टेबल है। आपको एग्ज़ाम में ये टेबल का प्रिंट आउट लेके आना है। ठीक है, ये टेबल आपको अलाउड है, एग्ज़ाम में आप लेके बैठ सकते हैं। इससे हमें टेबुलर वैल्यू मिलेगी काई स्क्वायर की। देख लो मैंने मार्क किया हुआ है, ऊपर जो रो है वो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, तो मैंने 0.05 पे मार्क किया हुआ है, स्क्वायर बना रखा है। और यहाँ पे कॉलम देख लीजिए, DF लिखा हुआ है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें मैंने मार्क किया है 12, क्योंकि ये एग्जाम्पल में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12। तो फाइनली सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 12, उसके लिए मुझे काई स्क्वायर का टेबुलर वैल्यू कितना मिलेगा 21.03। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल दिया जो 12 आ रहा है, तो वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज अवर टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 21.03। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे काई स्क्वायर का टेबुलर वैल्यू जो लिखा हुआ है 21.03 मिल गया। ऑलरेडी हमने काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू जो टॉप पे लिखा हुआ है 23.57 जो हमने यहाँ से निकाला था वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन हमें डिफाइन करना है, तो वी नो कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काई स्क्वायर की टेबुलर वैल्यू से ज़्यादा है, 23.57 है और ये 21.03 है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। नाउ ध्यान से सुनना, व्हाट इज़ द थियरम। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर का ज़्यादा है कंपैरिजन विथ टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, तो थियरम ये है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। क्या है थियरम? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से ज़्यादा है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर इससे उल्टा होगा, अगर आपको कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलर वैल्यू से कम मिलेगा तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर टेबुलर वैल्यू ज़्यादा है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। यहाँ पे मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा मिल रही है यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या था? There is a significant relation between the marital status and educational qualification. This is the conclusion. Dear students, हमने क्वेश्चन से ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया था
कि कोई बंदे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैरिटल स्टेटस से कहाँ डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन वो गलत है। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, हमने 300% का जो डेटा निकाला है, उससे कंक्लूड ये होता है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशन है ये दोनों वेरिएबल के बीच में, मैरिटल स्टेटस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो दैट इज़ द कंक्लूजन। यहाँ पे ये एग्जाम्पल ख़त्म हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही हम जो सेकंड एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, तो आपका जो डाउट है थोड़ा अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन यूजिंग chi-square टेस्ट। क्वेश्चन इज, इन अ सर्वे ऑफ 200 बॉयज ऑफ विच 75 वर इंटेलिजेंट, यानी टोटल कितने बॉयज़ का सर्वे है 200, यानी ग्रांड टोटल हमारे पास है 200। चलिए, मैं टेबल बना रहा हूँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू का। कौन सी वैल्यू का? ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल बना रहा हूँ और मैंने ग्रांड टोटल लिख लिया है 200। चलिए, आउट ऑफ 200 बॉयज़ 75 वर इंटेलिजेंट। तो देख लीजिए, मैंने इंटेलिजेंट बॉयज़ का कॉलम बना दिया और उसमें ग्रांड कॉलम टोटल मैंने लिख लिया 75। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। 40 हैड स्किल्ड फादर, यानी आउट ऑफ 75 40 बॉयज ऐसे हैं, आउट ऑफ 75 यानी आउट ऑफ 75 इंटेलिजेंट बॉय 40 बॉयज ऐसे हैं जिनके फादर स्किल्ड है, तो मैंने लिख लिया 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। While 85 of the unintelligent boys had unskilled father, इसका मतलब ये हुआ कि 85 जो है वो अनइंटेलिजेंट बॉयज़ है जिनके फादर भी अनस्किल्ड है, तो लिख लिया देख लीजिए, अनइंटेलिजेंट बॉयज़ का सेकंड कॉलम और अनस्किल्ड फादर का सेकंड रो, तो वहाँ पे मैंने 85 रख दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज, डू दीज फिगर्स सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट स्किल्ड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉय के फादर स्किल्ड है, उनके पास स्किल है, तो उनके जो बॉय है वो इंटेलिजेंट ही होंगे। दैट इज द क्वेश्चन। यानी इंटेलिजेंट बॉयज़ के फादर स्किल्ड फादर ही होंगे, या तो उल्टा स्किल्ड फादर के बॉय इंटेलिजेंट ही होंगे। दैट इज द क्वेश्चन। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज़ करके ये जो दो वेरिएबल है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में chi-square का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो दे दिया हुआ है 3.841। chi-square फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3.841। चलिए हम टेबल से थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगेन, ग्रांड टोटल यानी टोटल 200 स्टूडेंट्स का सर्वे है, उसमें से इंटेलिजेंट बॉयज़ है 75, तो हमने कॉलम टोटल लिख दिया 75। वो 75 में से 40 जो है इंटेलिजेंट बॉयज़ उनके फादर स्किल्ड हैं, यानी मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 40 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 85 अनइंटेलिजेंट बॉयज़ है और उनके फादर जो है वो अनस्किल्ड है। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो दिया हुआ है। अब ये टेबल कंप्लीट करना है मुझे, चलिए, तो ये बहुत इजी है। हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो ग्रांड टोटल है हमारे पास, है ना। पहली कॉलम का कॉलम टोटल 75 है, तो इजीली मिल जाएगा 75 - 40।
75 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 35। यानी इंटेलिजेंट बॉयज है और फादर अनस्किल्ड है, वो डेटा आ जाएगा 35। देख लीजिए, हो गया क्लियर। चलिए अब जो है यहाँ पे पहली कॉलम और सेकंड रो, वहाँ पे हमने 35 आंसर ला दिया। अब रो वाइज देखिए, 35 प्लस 85, सेकंड रो 35 प्लस 85, तो आपको टोटल मिल जाएगा 120। देख लीजिए, यानी फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गई 40, 35, 75, और सेकंड रो क्लियर हो गया 35, 85, 120। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब अगर टोटल में हमने 120, सेकंड रो में 120 लिखा है और ग्रैंड टोटल 200 है, समझ में आ रहा है? सेकंड रो में टोटल 120 है और ग्रैंड टोटल 200 है, तो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम वहां पे आ जाएगा 80। देख लीजिए, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं हम, 200 माइनस 120 दैट इज 80। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80। वैसे भी जा सकते हैं। अब एक ही एलिमेंट बच गया है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 80 लिखा हुआ है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 40 है, तो ऑब्वियसली सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में आ जाएगा 40। 80 माइनस 40 यानी 40। तो ये बहुत इजी है कि ये टेबल कैसे कंप्लीट किया जाए। चलिए, तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई है। अब हमें नल हाइपोथेसिस लिखना है। तो हमें पता है कि अगर क्वेश्चन ये है कि कोई इंटेलिजेंट बॉय है तो उसके फादर स्किल्ड ही होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर से ऐसा सोच आएगी कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, अगर कोई बॉय इंटेलिजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके फादर स्किल्ड हो, वो अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर से सोच आएगा, तो वो हमारा होगा नल हाइपोथेसिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नल हाइपोथेसिस हम किसे बोलते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्किल ऑफ फादर्स एंड इंटेलिजेंसी ऑफ बॉयज। ठीक है, तो इसका अपोजिट वो हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशन बिटवीन स्किल ऑफ फादर्स एंड इंटेलिजेंसी ऑफ बॉयज। बिल्कुल नल हाइपोथेसिस से अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चलिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमने अभी ही देखा है, देख लीजिए, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो 40 जो 40 नंबर है, उसके लिए अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो रो टोटल यानी 80, कॉलम टोटल यानी 75, 80 इंटू 75 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 200, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा 30। वैसे ही हम रो वाइज देखें तो अगेन 40 है सेकंड कॉलम के लिए, तो रो टोटल 80, कॉलम टोटल 125 यानी 125 इंटू 80 डिवाइड बाय 200, तो वो आपको मिल जाएगा 50। वैसे ही हम 45 और 75 एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गई, तो फिर हमें टेबल कैलकुलेट करना है यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, चलिए, फर्स्ट कॉलम कैसे लिखना है। अभी हमने बात किया कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रहा, जो रो वाइज है वो हमें कॉलम में लिख देना है, बिल्कुल सिंपल। तो पहली रो क्या है 4040 और दूसरी रो क्या है 3585, दैट्स इट। 4040 3585, देख लीजिए, अब पहली कॉलम हो गई। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3050 पहली कॉलम में, सॉरी सेकंड कॉलम में, और 4575, तो ये हो गया सेकंड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड कॉलम कैसे निकालनी है, फॉर्मूला इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, यानी 40 माइनस 30 10,
सिमिलरली 40 माइनस 50 माइनस 10, ऐसे मुझे थर्ड कॉलम मिल जाएगी। सिमिलरली फोर्थ कॉलम बताइए कैसे मिलेगी, स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आपको फोर्थ कॉलम मिल जाएगी। और फिफ्थ कॉलम दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम, यानी 100 डिवाइड बाय 30, आपको आंसर मिल जाएगा 3.33। सिमिलरली 100 डिवाइड बाय 50, आपको आंसर मिल जाएगा 2.00। 100 डिवाइड बाय 45, 2.22। 100 डिवाइड बाय 75, तो 1.33। ये जो फिफ्थ कॉलम है उसका हमें सम ले लेना है, तो वो मिल जाएगा जो मैंने बोल्ड अक्षर से लिखा हुआ है 8.89। तो इसी को बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को पता होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद काई स्क्वायर का टेबुलर वैल्यू निकालना है। कहाँ से, तो हमारे पास ऑलरेडी टेबल है। चलिए, तो नेक्स्ट कैलकुलेटर वैल्यू मिल गया, ये रहा 8.89। फिर होगा टेबुलर वैल्यू। टेबुलर वैल्यू कहाँ से निकालनी है, जो हमारे पास ऑलरेडी टेबल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स थोड़ा चेंज ये है कि टेबुलर वैल्यू काई स्क्वायर का दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए ये रहा, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है काई स्क्वायर का टेबुलर वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो हमें रो और कॉलम का यूज़ करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है, कॉलम -1 इंटू रो -1, तो वो फॉर्मूला यूज़ करके मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। सिग्निफिकेंस लेवल भी दिया हुआ होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल का यूज़ करके मुझे काई स्क्वायर का टेबुलर वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन ये एग्जाम्पल में मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ 3.841। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेटेड वैल्यू मिला मुझे 8.89 और टेबुलर वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.841, यानी अगेन कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से बड़ा है, ज़्यादा है। देयरफॉर अगेन जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। मैं आपको याद करवा दूं कि अगर टेबुलर वैल्यू ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन इज कि स्किल ऑफ द फादर्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द इंटेलिजेंसी ऑफ बॉयज़। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फादर स्किल्ड है, अगर फादर स्किल्ड है तो बॉयज़ इंटेलिजेंस होगा, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। अगर फादर स्किल्ड है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उनके लड़के इंटेलिजेंस होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस काई स्क्वायर मेथड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो हम कल कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।